हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। पिछले एपिसोड में लगभग मैंने एक्सप्लेन करते करते रो ही दिया था। काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, तो बिल्कुल गला भरा हुआ था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कमेंट पे सब लोग लव यू गू यू तो लिख देना, क्योंकि उन्हें याद करते रहना चाहिए। उन्होंने अपने ठरकी की बहुत हेल्प की है, भले ही अब अपना ठरकी पावरफुल क्यों ना हो गया हो। ये सब गुयू की मदद से ही था। तो चलो अब एपिसोड को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी मार देना, कमेंट पे लव यू गुयू लिख ही देना। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोयान के सामने उसका कुलड्रोन होता है, जहाँ पे जियोयान ने आइस स्पिरिट फील्ड को रिफाइन किया था। इसके बाद जियोयान ने आइस स्पिरिट फील्ड की हेल्प से गुयू को भी रिफाइन कर लिया था और उसकी पावर भी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, जो कि 2 स्टार के पीक लेवल तक पहुंच गई थी। तभी जियोयान के जो वो स्पिरिचुअल रियलम है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसमें हे म्यू अपेयर हो जाता है और जियोयान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ओल्ड गुयू ने तो जियोयान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हान म्यू यहाँ पे जरूर आएगा, और इसीलिए जैसे ही जियोयान ही म्यू को देखता है तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और इसके बाद जियोयान अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को अपेयर करता और कहता है, ओल्ड गुयू ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था, अब तुम्हारा यूज करके मैं अपनी पावर को आगे बढ़ाने वाला हूँ। और इसके बाद मैंने एपिसोड को एंड कर दिया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से, जहाँ पे 2 दिन बीत चुके होते हैं और जियोयान हीम्यू की सोल को रिफाइन कर रहा होता है। कुछ ही सेकंडों के अंदर जियोयान हीम्यू की सोल को रिफाइन कर लेता है और उसी टाइम पे उसे अपने डुइक्यू वैरियर में काफी ज्यादा एनर्जी फील होती है। जिसके बाद जियोयान की एनर्जी, जो कि 2 स्टार डाउडी लेवल पर रुक चुकी होती है, एक बार फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और 3 स्टार तक बढ़ती है। हालांकि ये अभी रुकी नहीं थी और ये बढ़ना कंटिन्यू रहती है, और ऐसा लग रहा था कि इससे बढ़ते बढ़ते जियोयान की पावर 3 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएगी। इसके बाद हमें डुइकी कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है। डुइकी कॉन्टिनेंट पहले से काफी ज्यादा रिच हो गया था और यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग पहले से ही आ चुके होते हैं। अभी भी हमारे डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे पावरफुल अलायंस था वो अपना स्काई मैंसन अलायंस ही था। हालांकि अब ये अस्तित्व में नहीं था, लेकिन लोगों के दिल में ये अभी भी मौजूद होता है, और जिसने इसे लीड किया था वो अपना फ्लेम दी गॉड जियोयान, वो भी सभी को याद था। इस टाइम पे हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सफेद बालों वाला एक ओल्ड मैन एक हाफ एजेड मैन के साथ बात कर रहा होता है। और इस टाइम पे ये जियोयान के टीचर याओलाओ थे, जो कि जियोयान के फादर जियोजान से बात कर रहे थे। इतने सालों के बाद उनकी एज काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं कि तभी हॉल के बाहर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि अंदर आकर उन दोनों को चाय देती है, और ये अपनी जूनियर थी। तभी याओलाओ कहते, जूनियर तुम वुटेन सिटी से यहाँ पे कब आई। उसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर कैलिन जूनियर के बाद एक एक करके आगे आती हैं। इस टाइम पे इन सभी लोगों ने एक लंबा रिट्रीट किया था और जूनियर की पावर भी 9 स्टार डाउसेंग लेवल के पीक लेवल तक पहुंच गई थी। जब जियोजान यूनर को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं और तुरंत ही कहते हैं, जूनियर तुम्हारी पावर 9 स्टार लेवल तक पहुंच गई है। यहाँ पे टीचर याओलाओ भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी जूनियर भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ तुरंत ही कहती है, मैं बस किस्मत वाली थी। हालांकि जैसे ही याओलाओ जूनियर को देखते हो तो अचानक ही कुछ उन्हें याद आता है, जिसके बाद वो धीरे से पूछते हैं, जियो जियो आखिरकार वो जिस कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करती थी उससे उसे ब्रेक थ्रू को फेस नहीं करना पड़ता था, है ना। और इसके बाद वो दोनों लोग या जूनियर की तरफ देखते हैं। तभी जूनियर भी स्माइल करती है और तुरंत कहती है, इस मामले में मुझे आपको थोड़ा निराश करना पड़ेगा। जूनियर की बात को सुनकर याओलाओ और जियोजान एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जियो को अपनी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ के कारण दूसरे लेवल पर पहुंच जाना चाहिए था। ये उन्होंने उसकी टैबलेट में भी देखा था, फिर ऐसा क्यों था। तभी यूनर कहती है, जियो 2 महीने पहले ही तीसरे लेवल पर पहुंच चुकी थी। ये सुनते ही वो दोनों लोग कहते हैं, क्या मतलब 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर। इस टाइम पे वो दोनों ही लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी टीचर याओलाओ कहते हैं, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उस लड़की का टैलेंट इतना ज्यादा खतरनाक होगा। इस टाइम पे वो एक्साइटमेंट में काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और कहते हैं, इस लड़की का कल्टीवेशन टैलेंट तो अपने फादर से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि याओलाओ जैसे ही ये कहते हैं तो यूनर और जियोजान दोनों ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि जियोयान को छोड़े हुए इस जगह को 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया था और उसकी कोई भी न्यूज नहीं थी। भला वो लोग कैसे शांत रह सकते थे। अचानक ऐसे माहौल को देखकर टीचर याओलाओ भी शांत हो जाते हैं और अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहते हैं, ये सही है वो लड़की जियो जियो आप कहाँ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी रिट्रीट पर है। तभी यूनर कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जियो ने मुझे पहले ही बता दिया है, वो अपने रिट्रीट से बाहर आ चुकी है और मैजिकल बीस्ट के माउंटेन रेंज पर है। ये देखकर टीचर याओलाओ कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल, और फिर अचानक ही रुक जाते हैं और अपने दिल में कहते हैं, जियोयान जैसी ही है। इसी टाइम पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में जियामा एम्पायर पर मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की पॉइजन वैली पर चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन था, और वहाँ पे काफी ज्यादा क्यूट फिगर बैठी हुई थी, जो कि एक टाइम बाद अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है। वही सेंट्रल पेंस पे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के अंदर 9 सेरेन स्प्रिंग के अंदर भी हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है। उसी टाइम पे वॉइड में एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब के अंदर ड्रैगन टॉम के अंदर एक प्यारी सी क्यूट फिगर भी, जो कि पालथी मारकर बैठी हुई थी, धीरे से कांपने लगती है। हालांकि तभी डुइकी कॉन्टिनेंट के आसमान में अचानक एक फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है और अजीब सी वेव से रिलीज होने लगती हैं, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को
कवर कर लेती हैं और इसके बाद हमें आवाज सुनाई देती है। तो ये डुइक्यू कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे जोयान जो कि गुफा के अंदर बैठा हुआ था, हेम्यू की बची हुई सोल को भी पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है और ये प्रोसेस 1 महीने तक चलता है। जिसके बाद जोयान 3 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंच गया था। इतना करने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब डाउडी ट्रेवुलेशन स्टार्ट होने वाला है। हालांकि इसे बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन जोयान का और बढ़ना रुका ही नहीं था। इसके कारण ये डाउडी ट्रेवुलेशन कुछ देर के लिए रुका हुआ था। हालांकि जैसे ही जोयान हानम्यू को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है तो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है प्रेजेंट टाइम की पोजीशन खराब नहीं है, इस अवसर को यूज किया जाए और क्यों ना अगले स्टार पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया जाए। अगर मैं किस्मत वाला रहा तो एक 5 स्टार डाउडी लेवल तक भी पहुंच सकता हूं। और इतना कहने के बाद जॉन अचानक अपनी आंखों को खोलता है और अपने हाथ को फ्लिप करके एक जेट की बोतल को निकालता है जिसके अंदर एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन पिल होती है जो कि जॉन ने यान सिटी में झाओ जियान से छीनी थी। जॉन इसे निकालने के बाद बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और तुरंत ही स्वेलो कर लेता है और इसके बाद एक बार फिर से रिट्रीट पर बैठ जाता है। हालांकि इस टाइम पे जोयान जैसे ही अपने रिट्रीट में जाने वाला होता है कि तभी एक थॉट के साथ जोयान के 9 एल्यूजनरी क्लोन उसके सामने अपेयर होते हैं। जोयान की पावर बढ़ने के साथ इन 9 एल्यूजनरी क्लोन की पावर भी 1 स्टार डाउडी क्लास तक पहुंच गई थी और अगर वो एक साथ फ्यूज होते हैं तो उनकी पावर जोयान से तो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली थी। ऐसा कहा जा सकता था कि जैसे जैसे जोयान की पावर बढ़ती थी तो इनकी पावर भी बढ़ती जा रही थी। हालांकि तभी जोयान अपनी उंगली से 9 लाइट की रेज निकालता है जो कि 9 इंटरमीडिएट लेवल के स्पिरिट स्टोन होते हैं जो जोयान ने एशियन डेसोलेट टॉम के अंदर से प्राप्त किए थे उन मैजिकल बीस्ट को मारकर। यहाँ पे जोयान के पास प्रेजेंट टाइम पे 10 थे, लेकिन जोयान ने अब 9 का यूज कर लिया था, इसीलिए जोयान के पास एक ही स्टोन रह जाता है। इस टाइम पे जोयान उन्हें तुरंत ही सामने उन स्पिरिचुअल क्लोन के रख देता है ताकि वो इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और पावरफुल हो सके, क्योंकि जोयान उनकी पावर को बढ़ाकर उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली करना चाहता था। जोयान के अकॉर्डिंग या कंपैरिजन में जोयान के एल्यूजनरी क्लोन के लिए कल्टीवेशन काफी ज्यादा इजी था, क्योंकि उन्हें किसी भी ब्रेक थ्रू लेवल का सामना नहीं करना था। जब तक उन्हें उतनी जरूरत की ऊर्जा मिलती रहेगी उनकी पावर काफी इजीली बढ़ती रहेगी और उनकी पावर अगर बढ़ी तो वो जोयान के लिए काफी बड़ी मदद होंगे। आखिरकार जोयान के पास 9 डाउडी लेवल के वॉरियर होंगे जो कि किसी को भी शॉक करने के लिए काफी पावरफुल लाइनअप है और इसका मतलब था कि जोयान एक ही टाइम पे 10 प्लस डाउडी लेवल के वॉरियर से निपटने में कैपेबल होगा। ये पहले ही काफी बड़ी बात थी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने दिमाग को 2 टाइप पे डिवाइड करता है और एक से एनर्जी स्पिरिट स्टोन से लेकर एल्यूजनरी क्लोन में डाल रहा था और दूसरे से उस पिल को रिफाइन कर रहा था। इसी तरीके से समय बहता जाता है और 4 महीने बीत जाते हैं। इस टाइम पे जोयान ने एक्सट्रीम पिल को रिफाइन किया था और जोयान की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी बढ़ने लगी होती है और प्रेजेंट टाइम पे जोयान के बॉडी के अंदर वो पिल जो बची हुई थी बस केवल चने के दाने के आकार की ही थी, जबकि जोयान का ऑरा पहले ही 4 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया था। हालांकि उसी टाइम पे जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर हेवन स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर वो चारों क्लेन धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। आखिरकार लगभग 5 साल बीत चुके होते हैं और इस टाइम पे जुओ क्लेन के यंग मास्टर की पावर पहले ही 4 स्टार डाउडी लेवल के स्टार्टिंग स्टेज तक पहुंच गई थी और उन चारों क्लेनों में यंग जनरेशन में उसके लिए कोई भी मैच नहीं था। बेशक अगर बाई क्लेन के बाई जान की बात की जाए तो उसकी पावर उससे बिल्कुल भी कम नहीं थी। वास्तव में वो थोड़ा पावरफुल ही था। ये बस इतना था कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इस टाइम पे वो चारों ही क्लेन धीरे धीरे जालिंग माउंटेन रेंज की ओर बढ़ रहे थे। बाई और सन क्लेन की यंग जनरेशन ने बिल्कुल भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि भाईजान अभी भी पीछे था और सन क्लेन की तो बात ही करने की नहीं थी। जाइलिन माउंटेन रेंज के जर्नी के टाइम पे इन चारों क्लेनों ने 1 महीने का टाइम लिया था, क्योंकि आखिरकार इस ग्रुप में सभी वॉरियर डाउडी नहीं थे। हालांकि जैसे ये चारों क्लेन के लोग जाइलिन माउंटेन रेंज के आउटर एरिया पे पहुंचते हैं तो इस टाइम तक गुफा के अंदर जोयान ने भी एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था और जोयान का ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। अगर कोई ध्यान से देखे तो जोयान पहले ही 4 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल तक पहुंच गया था और पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी होती है जोयान की पावर। जिसके बाद अब टाइम था डाउडी ट्रेबुलेशन का। हालांकि यहाँ पे जोयान काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था तो वहीं पर डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ी डिजास्टर आने वाली थी। इसके बाद हमें डुइकी कॉन्टिनेंट का सेंट्रल प्लेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा ही सेंट्रल प्लेन धूप से नहाया हुआ था कि अचानक काफी सारे काले कलर के बादल आ जाते हैं और दिन में रात जैसा सीन हो जाता है। जिसके बाद अचानक ही वही मिरर जो कि हमें डाउडी कॉन्टिनेंट में दिखा था डुइकी कॉन्टिनेंट में एक खाली जगह से अपेयर होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वहाँ पे एक टनल को क्रिएट कर देता है, जिसके बाद उससे 2 ह्यूमन फिगर बाहर निकलती हैं जो कि पूरे तरीके से काले कपड़ों से लिपटी हुई थी और काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट और एरोगेंट वे में आसपास के लोगों को देख रही थी जैसे कि वो चींटी हो। जिसके बाद एक बंदा दूसरे से कहता है डुइकी कॉन्टिनेंट वास्तव में एक ऐसी जगह है जो कि कचरा है, यहाँ पे जिनसेन कोई यानी कि ओरिजन कोई बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जैसे ही वो हंसते हैं इतना कहकर कि अचानक ही एक पावरफुल प्रेशर उनके ऊपर बनने लगता है, जिसके कारण वो दोनों ही कहते हैं ये केवल एक वेस्टलैंड कॉन्टिनेंट है, लेकिन कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि ये वर्ल्ड हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, जबकि हम लोगों ने अपनी पावर को सप्रेस करके 1 स्टार डाउडी लेवल का हाफ मार्शल एम्परर लेवल का कर दिया है, फिर भी ये कॉन्टिनेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे।
हालांकि तभी बहुत सारे लोग जैसे ही इन दोनों को देखते हैं तो अचानक ही उन्हें उस खतरनाक सेक्ट की याद आने लगती है जिन्हें वो लगभग भूल ही चुके थे। और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं सोल क्लेन। इस टाइम पे फॉलिंग स्टार पवेलियन, पिल टावर, बर्निंग फ्लेम वैली और 5 एशियंट क्लैन तुरंत ही एक साथ ये कहते हैं। उसी टाइम पे मैजिकल बीस्ट के वर्ल्ड के अंदर एशियंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब, हेवन ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब, 9 सैरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब तुरंत ही सेंट्रल प्लेन्स की तरफ देखते हैं और इन दो ब्लैक फिगर्स को देखने लगते हैं। हालांकि तभी दो फिगर आसमान में अपियर होती हैं और इस टाइम पे ये दोनों फिगर ड्रैगन एम्परर झूकून और गू क्लेन के लीडर गु युआन होते हैं। तभी नीचे खड़ी भीड़ तुरंत ही कहने लगती है कि अगर ये दोनों लोग आगे बढ़े हैं तो भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें याद रखना चाहिए आखिरकार ये किसका एरिया है, ये स्काई मैंसन अलायंस का एरिया है। वो दोनों साथी अपनी लिमिट नहीं जानते और इसके बाद उन दोनों ही ब्लैक फिगर्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। इस टाइम पे भीड़ को पता था कि जोयान के अलावा ये दोनों पर्सन डुई कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं जिन्हें उन्होंने अब तक देखा था। हालांकि वो लोग जैसा सोच रहे थे वास्तविकता हमेशा वैसी नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे झूकोन और गु युआन दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस थे। क्योंकि बाकी लोगों को भले ही पता ना हो, उन लोगों को पता था कि ये दोनों अजीबोगरीब साथी उनसे काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसीलिए वो तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस होते हुए रिस्पेक्टेड वे में कहते हैं अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम सेंट्रल प्लेन्स पर क्यों आए हो। ये सुनकर वो दोनों लोग तुरंत ही कहते हैं ये दो चींटियां वास्तव में हमसे सवाल करती हैं। ये देखकर लोग भी काफी ज्यादा दंग रहते हैं कि गु युआन और झूकून भी उनके साथ रिस्पेक्टेडली पेश आ रहे हैं। हालांकि तभी दूसरी फिगर कहती है हमें इनके साथ बकवास नहीं करना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो चाबी ढूंढते हैं। ये सुनकर सामने वाला पर्सन तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और गु युआन की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि आप लोग इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल लोग हैं, रिस्पेक्टेड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताउसी एशियंट गॉड की जेड कहाँ है, उसे हमें सौंप दे, हम आप लोगों को नहीं मारेंगे। ये देखकर गु युआन और झूकून काफी ज्यादा शौक होते हैं कि वास्तव में ये दोनों लोग ताउसी एशियंट गॉड की जेड पीस को ढूंढने के लिए आए थे। हालांकि उन्हें पता था कि ताउसी एशियंट गॉड की जेड का यूज केवल ताउसी एशियंट गॉड की एशियंट मैंसन को ओपन करने के लिए होना था, जो कि पहले ही खोजा जा चुका था। फिर आखिरकार वो इसे क्यों ढूंढने आए थे। साथ ही साथ उन्हें अच्छी तरीके से याद था कि इसे तो जोयान ने अपने पास रखा था। जिसके बाद हमें डाउडी कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान जो कि 5 साल से पालथी मारकर बैठा हुआ था अब जाकर आराम करता है और धीरे धीरे खड़ा होता है। जिसके बाद वो अपने एल्यूजनरी क्लोन्स को देखता है। कुछ महीने के कंटिन्यू रिट्रीट के कारण उनकी पावर जोयान की उम्मीद से काफी अच्छी बढ़ी थी। इन 9 अवतारों में से एक की पावर 2 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई थी, जो कि जोयान की उम्मीद से काफी अच्छा था। सॉरी, सभी की 2 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गई थी। जिसके बाद जो एक ही थॉट के साथ वो सभी स्पिरिट स्टोन वापस से अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है, क्योंकि अभी भी इनमें काफी एनर्जी बची हुई थी। और इसके साथ ही नए एल्यूजनरी क्लोन्स को भी वो अपनी बॉडी के अंदर वापस ले लेता है। और इतना करने के बाद जोयान तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर बर्फीली चोटी के ऊपर दिखाई देता है। इस टाइम पे जोयान ने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज किया था, जो कि जोयान की सोच से भी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। और इस टाइम पे जोयान की स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद जोयान अपने सर के ऊपर बादलों को देखता है जो कि गड़गड़ा रहे होते हैं। तभी जोयान कहता है एम्परर ट्रेबुलेशन, आपको इतना देर तक इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितने ज्यादा खतरनाक हैं। और इस टाइम पे जोयान के चेहरे पे एक स्माइल होती है। तभी जोयान की बात को सुनकर बादलों से भी गड़गड़ाहट की आवाज आती हो, जैसे कि वो यही सुनना चाहते थे और जोयान की हरकतों से काफी ज्यादा नाराज भी थे। उन बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पूरी जाइलिंग माउंटेन रेंज कांपने लगती है। यहाँ तक कि दूसरी तरफ जाइलिंग माउंटेन रेंज के अंदर तियानिंग के ग्रुप ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था। इसीलिए वो तुरंत ही कहते क्या चल रहा है, ये आवाज कैसी है। तभी फ्लेमलैंड कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि जोयान पिल रिफाइन कर रहा हो, जो देखकर तियानिंग तुरंत ही कहता है मैंने पिल लाइटिंग देखी है, वो ऐसी नहीं हो सकती, ये कुछ और ही होना चाहिए, शायद ये डाउडी ट्रेबुलेशन है। ये सुनकर वो बाकी के तीनों लोग कहते हैं आपका क्या मतलब कि डाउडी ट्रेबुलेशन, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या उसकी पावर इतने कम टाइम के अंदर डाउडी लेवल तक पहुंच चुकी है। इस टाइम पे चारों लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि यह कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक थी। क्योंकि 5 साल पहले जोयान की पावर 6 स्टार डाउडी हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर थी। इसीलिए वो तुरंत ही कहती है ये बंदा मॉन्स्टर है। और इसके बाद एक साथ सदमे के साथ वो जोरों से हंसने लगते हैं। हालांकि तभी जाइलिंग माउंटेन रेंज के अंदर जोयान के सिर पर एक पावरफुल लाइटिंग गिरती है, जिसे जोयान तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि जोयान को भरोसा था कि वो इस डाउडी ट्रेबुलेशन को आसानी से क्रॉस कर लेगा, लेकिन फिर भी जोयान तुरंत ही एक मेडिसिनल पिल निकालता है, जो कि एम्परर ट्रेबुलेशन पिल होती है, जिसे जोयान ने बहुत पहले रिफाइन किया था और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। इसीलिए जोयान बिना किसी झिझक के इसे स्वैलो कर लेता है। जोयान जैसे ही इसे स्वैलो करता है तो अचानक ही जोयान के मेरिडियंस और बॉडी के ऊपर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो कि जेड ग्रीन एनर्जी बैरियर होता है। इसके बाद जोयान और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि वो लाइटिंग को तुरंत ही सॉल्व करके अपनी डाउडी ट्रेबुलेशन क्रॉस कर लेगा। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने पंच को कस के लाइटिंग्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है।
हालांकि जियान जैसे ही अपने पंच को क्रिएट करके आगे की तरफ मारता है तो जियान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि उसके पंच की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसने एक ही पंच में पहले एम्परर ट्रेबुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस टाइम पे जियान को भरोसा नहीं होता कि वो डाउडी ट्रेबुलेशन जिसके सामने डाउडी लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा हेल्पलेस होते हैं उसके हाथ तो इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होगा। ये डाउडी ट्रेबुलेशन जो कि डाउडी लेवल वॉरियर के लिए काफी बड़ा प्रेशर होता है जियोयान के लिए बच्चों के खेल जैसा लग रहा था और ये सेम वैसा ही था जैसा कि ओल्ड गुयू ने कहा था कि जब तुम डाउडी लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारे लिए ये ट्रेबुलेशन कोई बड़ी चीज नहीं होगी। इसीलिए जियान स्माइल करते हुए अपने सामने के बादलों को देखता है। हालांकि उसी टाइम पे ह्यूमंस का एक बहुत बड़ा ग्रुप जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर आता जा रहा था और रास्ते में आने वाले काफी सारे मैजिकल बीस्ट को मारता जा रहा होता है और जाइलिन माउंटेन रेंज के इनर एरिया पे पहुंचने ही वाला था। जिसके बाद वापस से हमें डुकी कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुयुआन और झुकुन काफी ज्यादा सीरियस तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाली पार्टी ताउसी एशियन गॉड की जेट की पीस को लेने के लिए आई होगी। साथ ही उन्होंने मारने की धमकी भी दी थी अगर वो इसके बारे में नहीं बताते तो। हालांकि ये जेट की पीस जियोयान के पास थी तो वो चाह कर भी इसे निकाल नहीं सकते थे। हालांकि तभी अचानक दो लाइट और चमकती हैं और गुयुआन के पास दो और ह्यूमन फिगर अपीयर होती हैं जो कि स्काई मैंसन अलायंस के मेंबर थे जिसमें पिल टावर के एल्डर और बर्निंग एसेंस वैली के एंसेस्टर थे। यहाँ तक कि नाइन सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के चीफ याओमिंग भी वहाँ पे आ गए थे। इस टाइम पे कुछ ही सांसों के अंदर डुकी कॉन्टिनेंट के आधे से ज्यादा डाउ सैंग लेवल के वॉरियर पहुंच गए होते हैं। साथ ही साथ जियो क्लेन के भी डाउ सैंग लेवल के वॉरियर यहाँ पे पहुंच गए थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी जियो चैन कहते हैं वे कौन है, क्या वे दोनों लोग उन क्लेन के मेंबर हैं। इस टाइम पे डाउडी ब्लड लाइन होने के कारण जियो चैन की पावर भी काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ गई थी और इस टाइम पे उनकी पावर गुयुआन से बिल्कुल भी कम नहीं थी। तभी गुयुआन कहते मुझे नहीं पता लेकिन इन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तभी जियो चैन कहता है ये 20 सालों के अंदर ही इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। तभी गुयुआन कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनके लिए मैच बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि तभी गुयुआन पीछे भीड़ की तरफ देखते हैं तभी उनकी नजरें यूनर पर पड़ती हैं और वो तुरंत ही काफी शौक होते हुए कहते हैं यूनर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ पे यूनर को कुछ भी होता है तो वो जियोयान को क्या जवाब देंगे। ये सुनते ही वो दोनों ब्लैक फिगर भी कहती है ये जूनियर गुयुआन और झुकुन होने चाहिए जो कि इस डुकी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। और इसके बाद मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं ये बस चींटी जैसे हैं। और इसके बाद तुरंत ही कहते हैं ताउसी एशियन गॉड की जेट हमें दे दो वरना हम डुकी कॉन्टिनेंट के अंदर खून की नदियां बहा देंगे। हालांकि तभी एक एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है हुन क्लेन के अवशेष उस टाइम पे हुनत्यांडी के मर जाने के बाद क्या तुम लोग पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो गए थे, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम एक बार फिर से वही कर सकते हो। और इसके बाद एक 5 स्टार डाउ सैंग लेवल का वॉरियर आगे बढ़ जाता है। उसे भरोसा था कि गुयुआन और बाकी लोगों के होते हुए सामने वाले ये दो लोग उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी में ब्लास्ट होता है और वो खून में बदल जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उनमें से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला था। तभी वो दोनों फिगर कहते हैं एक चींटी वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत करती है आप सभी लोगों के बारे में क्या, ताउसी एशियन गॉड की जेट मुझे दे दो, मैं आप सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो आप सबकी किस्मत भी इसके जैसी ही हो जाएगी। ये देखकर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इस टाइम पे जो डिजास्टर आया है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी पेल टावर के एल्डर कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, जेट तो हमारे हाथ में नहीं है, हम चाह कर भी उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें इसे सच बता देना चाहिए। ये सुनकर गुयान भी अपना सिर हिला देते हैं और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं ठीक है हम इसे बता देंगे। और इसके बाद गुयान तुरंत ही उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि ताउसी एशियन गॉड की जेट जियोयान के पास है। ये सुनकर वो दोनों लोग कहते हैं जियोयान प्रेजेंट टाइम पे बेस्ट रीजन के अंदर है और वहाँ के लोग उस पर कब्जा करने में कैपेबल हैं, जिसका मतलब है जेट की पीस हमारी होगी, लेकिन हम यहाँ से खाली हाथ भी नहीं जा सकते वरना लीडर को क्या बताएंगे। आखिरकार वो यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहते थे ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। तभी वो बंदा कहता है भले ही हम जेट की पीस को ले जाने में कैपेबल ना हो, हम जियोयान को धमकी देने के लिए उसकी पत्नी को यहाँ से ले जा सकते हैं, जिसके बाद वो गॉड जेट को हमें दे ही देगा। और इसके बाद उनकी नजर तुरंत ही यूनर के ऊपर रुक जाती है और इसके बाद एक पावरफुल हाथ धीरे धीरे यूनर की तरफ बढ़ने लगता है और उसे पकड़ लेता है। इस टाइम पे यूनर कितनी भी कोशिश क्यों ना करे वो उससे बच नहीं पा रही थी। ये देखकर गुयान तुरंत ही चौंकते हुए कहते हैं यूनर, उन्होंने देखा था कि यूनर को उन दोनों लोगों ने अपने पास खींच लिया था। हालांकि उसी मूवमेंट के अंदर 3 पावरफुल एनर्जी पिलर अचानक से अलग अलग डायरेक्शन से उन दो लोगों की तरफ शूट हो जाते हैं, जिससे पूरा डुकी कॉन्टिनेंट हिलने लगता है। इसके बाद हमें वापस से डाउडी कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर तियानिंग और बाकी के चारों लोग खड़े हुए थे। इस टाइम पे उन चारों की पावर डाउडी लेवल तक पहुंच चुकी होती है क्योंकि उन्होंने आखिरकार 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के मोस्टर कोर को ऑब्जर्व किया था। उन चारों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन था वो लीडर तियानिंग यानी कि स्काई ईगल था और उसकी पावर 2 स्टार डाउडी
लेवल तक पहुंच गई थी, जिसके बाद फ्लेम लायन और जियोंग गैंग जो कि 1 स्टार डाउडी लेवल के एडवांस लेवल पर पहुंच गए थे, और इसके बाद बाओ जिसकी पावर 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर थी। हालांकि इस टाइम पे उसकी पावर सबसे ज्यादा कम थी, लेकिन उसे पता था कि अगर जियोयान और इन तीनों की वजह से नहीं होता तो वो अभी भी 9 स्टार डाउ हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर ही होता। इसीलिए वो थोड़ा सा ग्रेटफुल होता है इन सभी लोगों के सामने, और सबसे ज्यादा जियोयान के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। इस टाइम पे कुछ सालों तक एक दूसरे से बातचीत करने के कारण इन चारों लोगों का रिश्ता भी काफी ज्यादा करीब आ गया था, और इस टाइम पे ये तीनों लोग बाओ को भी अपने भाई के जैसा ही मानते थे। इस टाइम पे ये चारों लोग जालिन माउंटेन रेंज के डीप एरिया में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और डाउडी ट्रेबुलेशन को देख रहे होते हैं, जो कि साउथ में था और काफी ज्यादा गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ चल रहा था। हालांकि उसी टाइम पे तियानिंग अचानक ही किसी चीज को सेंस करता है और सीरियस हो जाता है, जिसके बाद उसके साथ खड़े हुए तीनों लोग भी अचानक ही एक साथ एक ही डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन होती है। वहां से उन्होंने एक पावरफुल ऑरा फील किया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था और उनके इरादे सही नहीं लग रहे थे, और इसे उन्होंने ये तो फील किया था कि आने वाले लोग इंसान हैं। और इसके अलावा उस ग्रुप में 8 डाउडी लेवल के वॉरियर थे, इसीलिए तियानिंग तुरंत ही कहता उनके इरादे अच्छे नहीं, अलर्ट रहो। इस टाइम पे वो सीरियस होता है, क्योंकि उसे पता था इतना बड़ा ग्रुप मौज मस्ती के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस टाइम पे उन्हें धीरे धीरे ह्यूमन फिगर दिखने लगती है, और वो जितना ही नजदीक आ रहे थे उन चारों के ऊपर प्रेशर उतना ही बढ़ रहा था। हालांकि तभी तियानिंग के सामने अचानक ही कुछ लोग अपियर होते हैं, जहाँ पे सामने वाला ग्रुप अपने सामने वाले ग्रुप को देखकर कहता है, आप चारों इस जाइलिन माउंटेन रेंज के ओनर होने चाहिए, है ना? इस टाइम पे इस मिडिल एज पर्सन के चेस्ट पर हुओ क्लेन का मार्क था, जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही कहता है, जैसा कि हमें खबर मिली थी कि 4 लोग डाउडी लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो ये वही होने चाहिए। इस टाइम पे तियानिंग का ग्रुप भी काफी बारीकी से अपने सामने वाले ग्रुप को देख रहा होता है, जहाँ पे वो ग्रुप को लीड करने वाले पर्सन को देखते हैं। इस टाइम पे उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी पावर कम से कम 4 स्टार डाउडी लेवल पर थी। इस टाइम पे इस ग्रुप में 2 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे, इसमें व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए वो पर्सन उनमें से एक था। इस टाइम पे बाओ जब व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन को देखता है, तो उसके थॉट काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि भले ही तियानिंग का ग्रुप उसे न जाने, बाओ जरूर उन्हें जानता था। आखिरकार वो उसी माउंटेन रेंज में रहता था, और ये व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन बाई क्लेन का लीडर बाई इंग था। तभी तियानिंग कहता, क्या मैं जान सकता हूँ तुम सब मेरी जाइलिंग माउंटेन रेंज में क्या कर रहे हो? इस टाइम पे वो लापरवाही की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे 8 डाउडी लेवल के वॉरियर थे, ये लाइनअप काफी बड़ा था। तभी वो क्लेन का वो बंदा फिर से कहता है, तुम चारों को गलत नहीं समझना चाहिए, हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए, बल्कि एक इंसान को खोजने के लिए आए हैं। ये सुनते ही तियानिंग चारों लोगों को देखता है, और इस टाइम पे वो चारों काफी ज्यादा सीरियस थे। वे जानते थे कि आउटर वर्ल्ड जियोयान का कितना बड़ा दुश्मन है, और ये सभी लोग यहाँ पे जियोयान के लिए ही आए थे। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, हमें खेद है, हमारे पास कोई भी ह्यूमन नहीं है जिसकी आप तलाश करने के लिए आए हैं। जाइलिंग माउंटेन रेंज में ह्यूमंस को वेलकम नहीं किया जाता, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो क्लेन के उस डाउडी लेवल के एल्डर ने जब ये बात सुनी, तो उसके चेहरे पे अजीब से इंप्रेशन आ जाते हैं। भला वो कैसे मान सकता था कि जियोयान यहाँ पर नहीं है? हालांकि तब वो जियो क्लेन का जियोलिन एक कदम आगे बढ़ाकर कहता है, हम चारों कैसे मान लें कि जियोयान यहाँ पर नहीं है? हमें पता है उसने आपको एम्परर टेबुलेशन पिल दी है, इसीलिए आप उसको यहाँ पे रहने दे रहे हैं। हालांकि हम भी आपको ऐसी चीजें दे सकते हैं जिनकी आपको जरूरत है। जिसके बाद हाई क्लास के स्पिरिट स्टोन और काफी सारी चीजें वो निकाल देता है और कहता है, मुझे बताओ जियोयान कहाँ है? इस टाइम पे आसमान पे स्पिरिट स्टोन डुक्यू मेथड डू टेक्निक तैर रही होती हैं। हालांकि इसका ही गले से बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि जियोयान ने उनकी काफी हेल्प की थी और उसी की हेल्प से वो लोग डाउडी लेवल पर पहुंचे थे। ये छोटी सी निस्बत उनके और जियोयान के कनेक्शन को तोड़ने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए वो कहता है, मैंने पहले ही कहा कि आपने जिस पर्सन को यहाँ ढूंढना है वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर वो क्लेन का एल्डर कहता है, हम तो आपसे प्यार से पूछना चाहते थे, लेकिन आप नहीं बताना चाहते, तो हम केवल आप पर अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद उसकी बॉडी से अचानक ही पावरफुल ऑरा और एनर्जी स्टॉर्म निकलता है, जो कि तुरंत ही आसपास के मैजिकल बीस्ट को सप्रेस करने लगता है। हालांकि जैसे ही वो क्लेन का वो एल्डर अटैक करने ही वाला था कि तभी अगले पल साउथ की डायरेक्शन से गड़गड़ाहट की आवाज आती है और सभी लोग तुरंत ही साउथ की डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं। इस टाइम पे डाउ की कॉन्टिनेंट के अंदर भी 3 लाइटिंग पिलर अचानक से अलग अलग डायरेक्शन से आ गए थे, जिसके कारण पूरा ही डाउ की कॉन्टिनेंट कांप गया होता है। इस टाइम पे वो 2 काले कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहती हैं, आखिरकार ये क्या हुआ? इस टाइम पे वो लोग जो कि काले कलर के कपड़े से लिपटे हुए थे वो भी कांपने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं था कि ये 3 लाइटिंग पिलर कुछ खास थे, बल्कि उन्होंने फील किया था कि डुइकी कॉन्टिनेंट उनके ऊपर दबाव बना रहा है और वो यहाँ से उन्हें निकालना चाहता है। देखो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो पावरफुल लोग हैं ये डुइकी कॉन्टिनेंट के नहीं है, इसीलिए ये डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी पावर को लाकर यहाँ पे रह नहीं सकते। डुइकी कॉन्टिनेंट इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसीलिए ये जहाँ से आए हैं इन्हें वापस जाना है अपने डाउडी कॉन्टिनेंट, और इसीलिए डुइकी कॉन्टिनेंट इनके ऊपर प्रेशर बना बना के बार बार इन्हें वापस भेज रहा है। इस टाइम पे उन्हें पता था कि अगर वो जल्द से जल्द इस जगह को नहीं छोड़ते तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। ये सोचते ही वो अपने पीछे की स्पेशल टनल के अंदर जाना चाहते थे। हालांकि तभी एक पावरफुल 3 पावरफुल ऑरा सेंट्रल प्लेन्स के अंदर अपेयर होते हैं और एक आवाज आती है, आप
चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं लेकिन उसे पीछे छोड़ दे। और इसके बाद एक क्यूट सी फिगर अपीयर होती है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, फिटिंग टाइट होती है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और इस टाइम पे जो अपीयर हुई थी वो ऑब्वियसली अपनी कैलिन थी। वो दोनों ही चौंकते हुए कहते हैं एक हाफ मार्शल एम्परर, वो भी इस डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर। हालांकि वो तुरंत ही कहते हैं क्या हुआ अगर वो हाफ मार्शल एम्परर है तो युआनबू कॉन्टिनेंट के अंदर वो अपने आप को बचाने में भी कैपेबल नहीं होगी। हालांकि तभी आवाज आती है हाँ क्या कहा। और इसके बाद वहाँ पे एक और ह्यूमन फिगर अपीयर होती है जो कि पर्पल ड्रेस से लिपटी हुई थी और काफी ज्यादा आइकॉनिक और ब्यूटीफुल लग रही थी। आंखों से किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज हो रहा था और ये अपनी ड्रैगन गर्ल जिया होती है। और उसी के कुछ ही सेकंडों बाद अचानक ही एक जगह और क्रैक होती है जिसके बाद व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक गोरी चिट्टी लड़की अपीयर होती है जो की काफी ज्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रही थी। और ये कोई और नहीं बल्कि अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर थी। इस टाइम पे इन तीनों ही लड़कियों का ऑरा काफी ज्यादा अलग और मिस्टीरियस था। ये डाउसेंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करके हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुकी होती हैं और इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल लड़कियां थी। हालांकि उन्हें नहीं मालूम था कि सामने वाले लोग कौन हैं और वो जूनियर को क्यों यहाँ से ले जाना चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा था तो वो तीनों मिलकर इन्हें रोकने के लिए कैपेबल थी। इस टाइम पे वो तीनों एक साथ कहती है आप लोग कौन हैं, उसे छोड़ दे, हम तुम्हें जाने देंगे वरना तुम सबको मार दिया जाएगा। इस टाइम पे उन तीनों की बात को सुनकर उन दो काले कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन के फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इस टाइम पे अगर एक हाफ मार्शल एम्परर होता तो उनके लिए ठीक था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 3 हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर थे और साथ ही साथ डुइकी कॉन्टिनेंट का प्रेशर अलग था। इस टाइम पे सिचुएशन उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उनमें से एक बंदा कहता है उन तीनों ने अभी अभी हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, उनका ऑरा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, हम अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं और जब तक हम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं हमें काफी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तभी दूसरा बंदा भी कहता है तुमने सही कहा, इसके साथ साथ जब तक ये लड़की हमारे पास है वो तीनों लोग हम पर सामने से अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और इसके बाद वो काफी यार क्रुएल्टी से जूनियर को देखते हैं और इसके बाद आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे उनके फेस इंप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़ना चाहते हो, इसीलिए उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम पे कैलेन, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर नुकसान में थे क्योंकि उन्हें जूनियर को बचाकर उनके ऊपर अटैक करना पड़ रहा था और उनका ऑरा भी स्टेबल नहीं था। इसीलिए लगभग 100 एक्सचेंज के बाद भी उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। इससे ये लोग काफी ज्यादा नाराज थी और इतने सारे अटैकों के बाद भी उन दोनों की पावर उनके समान ही थी, जो देखकर वो लोग तुरंत ही कहते हैं ये दो लोग डुइकी कॉन्टिनेंट के नहीं लगते। हालांकि वो जूनियर को अपने साथ इन्हें ले जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो कंटिन्यू फाइट को करना जारी रखती है। लेकिन आगे के 100 एक्सचेंज के बाद वो दोनों ही ह्यूमन फिगर स्पेस टनल के पास पहुंच जाते हैं और यूनर को भी अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद वो स्पेस टनल में एंटर होते हुए कहते हैं आप सब लोग वफादार तो हैं लेकिन आप लोगों की पावर अभी भी इतनी नहीं है कि आप हमें रोक सकें। और इसके बाद वो जूनियर को किडनैप कर लेते हैं और गायब हो जाते हैं। ये देखकर काइलिन, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो उनके पीछे जाने का कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक वो टनल बंद हो चुकी होती है। इसके बाद हमें जालिन माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ग्रुप में ह्यूमन और दूसरे ग्रुप में अपने चारों मैजिकल बीस्ट थे और इनके बीच लड़ाई छिड़ने ही वाली थी कि तभी आसमान में गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगती हैं, जो देखकर वो ह्यूमंस कहते हैं लगता है कोई पिल रिफाइन कर रहा है। इस टाइम पे बाकी लोगों को यही लग रहा था कि कोई पिल रिफाइन कर रहा होगा और वो जो यान ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था जॉन एक एल्केमिस्ट है और इसके अलावा उसकी पावर रैंक 3 लेवल पर है। इसीलिए वो लोग तुरंत ही कहते क्या ये पिल लाइटिंग है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पिल रिफाइन कर रहा हो, क्या ये हमारे लिए एक अच्छा चांस नहीं है कि वो पिल रिफाइन कर रहा है, तो उस टाइम पे हम जॉन को काफी इजीली तरीके से मार सकते हैं। हालांकि तभी जोलिन कहता मुझे डर है कि ये पिल लाइटिंग नहीं है और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग में अपना सामान रख लेता है और किलिंग इंटेंट के साथ कहता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एम्परर ट्रेवुलेशन होना चाहिए। ये सुनकर बाकी तीनों क्लेनों के मेंबर भी काफी शौक होते हुए कहते हैं एम्परर ट्रेवुलेशन ये कैसे हो सकता है, वो 5 सालों के अंदर डाउडी लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। इस टाइम पे इन सभी को पता था कि जॉन की पावर 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर थी और जो यान के लिए डाउडी लेवल पर पहुंचना इम्पॉसिबल था। तभी जोलन कहता मुझे परवाह नहीं है कि ये सच है या गलत, हमें वहां जाकर देखना चाहिए क्योंकि ये उसे निपटने का अच्छा मौका है। इस टाइम पे जोलिन को याद था कि जॉन ने उसे किस तरीके से दर्द दिया था और वो प्रेजेंट टाइम पे जॉन को मारना और उसे लौटाना चाहता था। जिसके बाद जोलिन कहता है वो क्लेन के उस मेंबर से तुम सब लोग इन मैजिकल बीस्ट को संभालो, मैं जोयान को जाकर देखता हूँ। हालांकि वो इतना कहता ही है कि तभी वो क्लेन के 4 डाउडी लेवल के वॉरियर जोलिन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं क्या यंग मास्टर जोलिन हम तीनों को एक तरफ छोड़कर जोयान को अकेले पाना चाहते हैं और उसका खजाना लूटना चाहते हैं। ये सुनकर जोलिन कहता है आप क्या चाहते हैं। ये सुनकर वो एल्डर कहता है या तो हम दोनों चलेंगे या फिर हम सब मिलकर एक साथ इन्हें खत्म करते हैं और इसके बाद हम सभी के सभी एक साथ चलेंगे। ये सुनकर जोलिन काफी ज्यादा शौक होता है और अपना सिर हिलाकर कहता है ठीक है तो चलो इन कमीनों को खत्म करते हैं। और इसके बाद जोलिन तुरंत ही तियानिंग और बाकी के लोगों को देखता है और अपनी डुइकी को निकालता है। इस टाइम पे जोलिन को पता था ये सब 1 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल तियानिंग है जो कि 2 स्टार डाउडी लेवल पर है। हालांकि ये जोलिन के सामने कुछ भी नहीं थे, इसीलिए जोलिन कहता है हमला करो, उन सभी को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना।
ये सुन तो जुए क्लेन के मेंबर और बाकी के 3 क्लेन के मेंबर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद झोलिन अपने सामने तियानिंग के ग्रुप को देखता है और उसके डुईकुई में अचानक ही फ्लक्चुएशन होता है, जिसके बाद आसपास गोल्डन श्रॉड इकट्ठा होने लगती है। इस टाइम पे उस श्रॉड से काफी ज्यादा कोल्ड और पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। अब क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई थी तो वो चाहकर भी इससे बच नहीं सकते थे, इसीलिए तियानिंग भी तुरंत ही अपनी डुईकुई को निकाल लेता है जो कि ग्रीन कलर की होती है। आखिरकार वो डाउडी क्लास में पहुंचा था, तब से उसकी किसी के साथ फाइट नहीं हुई थी, तो अपनी पावर को शो करने का ये सबसे अच्छा चांस था। इसीलिए तियानिंग कहता है चलो चाहे अभी हो या बाद में हमें इनसे फाइट तो करनी ही पड़ेगी, तो टाइम बर्बाद नहीं करते। और इसके बाद तियानिंग का ग्रुप तुरंत ही हाँ पे सिर हिला देता है। तभी तियानिंग कहता है चाहे कुछ भी हो हम इन लोगों को जियोयान को परेशान करने नहीं देंगे। जिसके बाद बाकी के तीनों लोग भी अपनी पावरफुल डुईकुई को निकाल लेते हैं और उन चारों की आंखों से और बॉडी से उनका ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखकर झोलिंग की आंखों से अचानक ही किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज होता है। तो चलो गाइस ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे मॉर्निंग के एपिसोड पे। तो बाय बाय 3 फैमिली, और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो ये बोनस वीडियो मैंने आज बना दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो इसे एंजॉय करो और गुड नाइट।